बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिश्यू रिपेयर अब डिस्कस करते हैं। हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म पर कोई माइक्रोब वगैरह अटैक कर लेता है तो वो ऑर्गेनिज्म ये एबिलिटी रखता है कि पहले तो उस माइक्रोब को से क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, और इसके बाद उस माइक्रोब ने जो नुकसान उन्हें पहुंचाया हो, कहीं पर इंजरी कस की हो, उस इंजरी की रिपेयर होने की एबिलिटी भी रखता है। अब ये जो रिपेयर प्रोसेस होता है ये दो तरह के होते हैं। ये एक रीजनरेशन होता है, दूसरा जो होता है वो स्कार फॉर्मेशन होता है। अब रिजेनरेशन में क्या होता है कि जब कोई माइल्ड इंजरी आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सेवियर इंजरी न हो या सुपरफिशियल इंजरी हो, वो क्या कर देता है, या कि टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। जिस तरह ये टिश्यूज़ जो हैं यहाँ पर डैमेज हो गई हैं, ये डैमेज टिश्यू क्या कर देते हैं ये साइड वाले इसकी नाइबरिंग में जो सेल्स होते हैं जो कि अनइंजर्ड होते हैं, उनको इंजरी नहीं होती, उनको सिग्नल दे देते हैं, और ये ही रेजिडुअल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइडिंग स्टार्ट कर देती है, और जाकर जो सेल्स डैमेज होती है ये वाली इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह एक नया टिश्यूज बना देते हैं जो कि वही सेल्स होते हैं, एक किस्म के रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पर होगा, जिन टिश्यूज में रीजनरेटिंग एबिलिटी हो, जिस तरह क्या है, स्किन और इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है, लिवर है, और कुछ टिश्यूज में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जो कि मेच्योर होकर नए सेल्स बना देते हैं और रीजनरेशन कर देता है जो सेल्स डैमेज हो, जिस तरह बोन मेरो में ऐसे हैं जो WBCs वगैरह बनाते हैं। अब जो छोटे एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें जो रिजेनरेटिव कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह के सैलमेंडर्स है, फिशेस है, वो अपना पूरा का पूरा लिम्ब भी रिजेनरेट कर सकते हैं, लेकिन मेमल्स में जो होते हैं ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और लिमिटेड है। इसी वजह से ये अपने टिश्यूज का कुछ हिस्सा जो होते हैं रिजेनरेट कर सकता है, बाकी पूरा का पूरा ऑर्गन ये रिजेनरेट नहीं कर सकते। स्कार फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब इंजरी बहुत ज़्यादा सेवियर होती है, जिस तरह यहाँ पर है, बहुत डीप लेयर्स तक गई हुई है, फिर ये जो रिजिडुअल सेल्स होते हैं जिनको इंजरी नहीं पहुंचती, इनको वही सिग्नल नहीं मिलती, और ये अनेबल होते हैं कि ये डिवाइड कर सके, या किसी ऐसे टिश्यूज को इंजरी हो जाए जिस तरह न्यूरॉन्स है जो कि वो डिवीजन की एबिलिटी ही नहीं रखती, फिर क्या हो जाता है, इसकी बजाय वहां पर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, जिस तरह कोलिजन है, मेनली कोलिजन वहां पर डिपॉजिट कर जाता है, सही है, और ये है फिब्रोब्लास्ट वगैरह की सेल्स, और वहां पर एक स्कार बना देते हैं, एक दाग बना देते हैं। इसी है ये स्कार क्यों बनता है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं ताकि ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हार्ट में जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो अगर वो उसी तरह रहे वो और डैमेज होगा बीटिंग के साथ, लेकिन अगर वहां पर फाइब्रोसिस हो जाए या स्कार्स बन जाए तो फिर उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो फिर पंप कर सकता है ब्लड को। सही है, ये कहाँ कहाँ पर हो सकती है, किडनी में हो सकती है, लिवर में ये वाला भी होता है, लेकिन जब सेवियर इंजरी हो जाए, सही है, हार्ट में हो सकती है और लंग्स में हो सकते हैं, लंग फिब्रोसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और जब ये स्कार जो होता है किसी ऐसी जगह पर फॉर्म हो जाए, सही है, जिस तरह डिफरेंट कैविटीज होती है, पल्मोनरी कैविटी है, मायोकार्डियल कैविटी ऐसी है, वहां पर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो फिल्टर फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उसमें ही बन जाए, फिर इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह नमूनिया लंग को इफेक्ट करते हैं वहां पर जब बन जाता है, सही है, लंग स्कार्स बन जाते हैं। ये वो मिसाल दिया गया है। दूसरी बात, स्कार और फाइब्रोसिस एक ही चीज है, लेकिन फाइब्रोसिस जो होते हैं वो जब बहुत ज्यादा कोलिजन्स की डिपोजिशन हो जाए या कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन हो जाए, बहुत एक्सटेंसिव हो जाए, फिर फाइब्रोसिस कहते हैं। अब ये जो रिपेयर प्रोसेस है या हीलिंग प्रोसेस है, इन दोनों के लिए जो होते हैं ना, स्कार फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है और रिजेनरेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं टिश्यू की स्टेबिलिटी को और उनके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। सेल्स एंड टिश्यू रिजेनरेशन, इसमें ये कहते हैं कि जब इंजरी आ जाता है इसकी रिजल्ट में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो इंटीग्रिटी ऐसी है, जहाँ पर डैमेज आया है, कितना सेल्स जो होते हैं वहाँ पर अनइंजर्ड रह चुके हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। ये ग्रोथ फैक्टर वगैरह क्या कर देते हैं, वहाँ पर जो अनइंजर्ड सेल होते हैं उनको सिग्नल दे देते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए, और जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करे, या ये जहाँ पर स्टिम सेल्स पड़े रहते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए मेच्योर सेल्स को, और वो जाकर रिप्लेस करे कौन से सेल्स को, जो इंजरी ने डैमेज किए हैं। अब इसके अंदर एक टॉपिक है सेल प्रोपगेशन सिग्नल एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इसमें ये कहते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की सेल्स यहाँ पर डिवाइड होती है। इनमें जो होते हैं जो सेल्स डैमेज के दौरान जो होते हैं अनइंजर्ड रह गए, वो सेल्स क्या कर देते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर देते हैं बाय रिप्लेसिंग डैमेज सेल्स। या वहां पर जो वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स होती है, वहां पर जो छोटे छोटे कैपिलरीज वगैरह होती है वो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, न्यू ब्रांचेस दे देते हैं ब्लड वेसल्स के, और न्यू ब्लड वेसल्स को जनरेट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा ब्लड आएगा इस इंजर्ड एरिया को, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किस चीज के लिए, रिपेयर के लिए। इसके अलावा जो फिब्रोब्लास्ट आएंगे ये एक्चुअली स्कार फॉर्मेशन में आते हैं। ये जब इंजरी बहुत ज्यादा होती है और वो रिपेयर करने के रिजेनरेशन के काबिल नहीं होते तो उस जगह को फिल करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को, और वहां पर एक स्कार बना देते हैं।
ताकि इस जगह को क्या देते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और ये स्टेबल हो जाए और स्ट्रेंथफुल हो जाए, सही है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी के बेस पर इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। एक को कहते हैं लेबाइल टिश्यू, दूसरे को कहते हैं स्टेबल टिश्यू और तीसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। लेबाइल में कौन से टिश्यूज आते हैं, वही टिश्यूज आते हैं जिसमें अपनी ही डिवीजन की इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है और अपने आप को खुद रिपेयर कर सकते होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं, जिसमें ओल्ड सेल जो होते हैं कॉन्स्टेंटली लास्ट हो जाते हैं और फिर वो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस तरह स्किन की बेजल मेम्ब्रेन में स्टेम सेल्स होते हैं, और वो जाकर जो सेल्स लास्ट हो गई है ओल्ड सेल्स उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय यंग सेल्स, सही है। अब ये कहाँ पर होते हैं, जिस तरह हेमेटोपोइटिक सेल्स है बोन मेरो में, या जो डिफरेंट एपिथेलिया होते हैं, जिस तरह स्क्वेमस एपिथेलिया होता है स्किन में होता है, ओरल कैविटी में होता है, विजाइना में होता है, सर्विक्स में होता है, सही है। या जो डिफरेंट डक्ट्स होते हैं उनमें क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, पेनक्रियाटिक सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट हो गई, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के डक्ट हो गई, या जो गलब्लेडर के डक्ट होते हैं वहां पर, सही है। इसके अलावा जो कॉलमनर एपिथेलियम हमारी GIT में होती है, यूटरस में होती है और फेलोपियन ट्यूब में होती है। फिर आ जाते हैं स्टेबल टिश्यूज में। स्टेबल टिश्यूज जो होते हैं ये G0 पेज में प्रेजेंट रहती है। हमारे जो सेल साइकिल होते हैं उनमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, सही है। इसमें G0 पेज में होते हैं जहां पर ये प्रोलिफरेशन डिवीजन नहीं करती। जब ये G0 पेज पर को सिग्नल मिल जाता है और ये एक्टिवेट हो, ये G1 पेज में चला जाता है, फिर S पेज में, फिर G2 पेज में, फिर M पेज में, और आखिर में वापस ये जब मैच्योर हो जाता है, इसकी डिवीजन एबिलिटी कम हो जाती है और सेल साइकिल इसके कम हो जाते हैं, तो वापस ये G0 पेज में आ जाते हैं। तो G0 पेज में ये किसी किस्म की डिवीजन नहीं करती, प्रोलिफरेशन नहीं करती। लेकिन जब सेल इंजरी हो जाती है तो ये ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स आकर G0 पेज को एंड कर देते हैं और ये इस पेज से जब निकल जाते हैं ये डिवीजन स्टार्ट करता है, सही है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पेरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं, जिस तरह के लिवर के आर्गन है, किडनी है, या पेनक्रियास हो गए, सही है। इसके अलावा डिफरेंट एंडोथेलियल सेल्स हो गई, फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो गई, स्मूथ मसल सेल्स हो गए, वहां पर ये भी प्रेजेंट रहती है। अब जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये परमानेंटली नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ना ये डिवाइड हो सकते हैं, सही है, ना ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जिस तरह कार्डिक मसल है, न्यूरॉन है और स्केलेटल मसल जो होते हैं जनरली तो ये नॉन डिवाइडिंग होती है, लेकिन जब इसको इंजरी वगैरह आ जाती है वो ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जाकर उसमें स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मसल के स्टेम सेल जो होते हैं उसको सैटेलाइट सेल्स कहते हैं, और जब ये सैटेलाइट सेल चले जाती है और ये जो इसके अंदर फाइबर्स वगैरह होते हैं उसकी जो एंडोमीजियम होता है उस पर अटैच हो जाती है, फिर ये एक्टिवेट करते इसको सिग्नल ले लेते हैं, सही है। और इसको प्रोलिफरेटिव एबिलिटी इसमें आ जाती है और ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो स्केलेटल मसल एक किस्म की बाउंड्री में पड़ा है। अब इससे आगे वाले पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जब कोई इंजरी आ जाती है, सही है, तो ये क्या कर देते हैं, जो इंजरी की नियरेस्ट सेल्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये इंजरी हो गई थी, इसकी नियरेस्ट जो रेजिडुअल सेल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, या वहां पर मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट कर देता है। रेजिडुअल मैक्रोपेजेस होंगे जो यहाँ पर रहते हैं, या इसको इन्वाइट कर देते हैं, या वहां पर जो एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल्स पड़े रहते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं, सही है। ये सब चीजें क्या कर देती है, ये रिलीज करती है डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स को और मीडिएटर्स को, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस वगैरह को, सही है। या इसके अलावा ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये और मीडिएटर्स ये डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज जनरेट करते हैं आगे। या ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये जाकर डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स होते हैं उनसे बेंड कर देते हैं, या इसके अलावा एंटीग्रीन प्रोटीन भी यूज करते हैं जो कि बेंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स के साथ। अब ये सिग्नलिंग पाथवे क्या कर देते हैं, ये जाकर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और ये जीन्स क्या करते हैं, सेल साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। इन सेल साइकिल में क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स की प्रिपरेशन होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है सेल के डिवीजन के लिए, और ये जाकर क्या कर देते हैं, जो रेजिडुअल सेल्स होते हैं इंजरी में जो बच गए होते हैं उनकी डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीग्रीन इस एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन के साथ मिल गई थी ये भी क्या कर देते हैं, आकर सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देते हैं, सही है। इसके अलावा ये क्या स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मैच्योर सेल्स में। मैच्योर सेल्स का मतलब ये कि फंक्शनल सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रीजेनरेशन। इससे पहले एक पॉइंट रह गया, कहते हैं ना कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डिफरेंट नीचेज में एक खास जगहों में रहते हैं, जिस तरह ये स्किन का डायग्राम है इसे स्ट्रेटम बेजेल की जगह में रहती है, सही है। और ये यहाँ पर क्या रहते हैं, क्विसेंट रहते हैं। क्विसेंट मींस डोरमेंट रहते हैं, इनएक्टिवेटेड रहते हैं। जब इंजरी आ जाती है तो इनको एक्टिवेशन मिल जाती है और ये जाकर नई सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शनल सेल्स को, सही है। अब इसमें दो तरह की चीजें डिस्कस, एक एपिथेलियम, एक पेरेन्काइमल ऑर्गन्स की, सही है, की रीजनरेशन। एपिथेलियम में इन्होंने इंटेस्टाइन में क्या रीजनरेशन बाय रेजिडुअल सेल्स डिवीजन, और स्किन में इन्होंने स्टेम सेल से मैच्योरेशन डिस्कस की, सही है।
तो जब कोई इंजरी आ जाती है, ये इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के हिस्से है, इसको क्या कर देते हैं, इनकी सेल्स को डैमेज कर देते हैं और यहाँ से जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो रेजिडुअल सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये एक्टिवेट हो जाए ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से ये डिवाइड हो जाती है। जब ये डिवाइड हो जाती है रेजिडुअल सेल, ये जाकर रिप्लेस कर देते हैं, रिजेनरेट कर देते हैं जो सेल्स यहाँ से लॉस हो गए होते हैं। सी है अब स्किन की डायग्राम है, स्किन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेटम बेसल है वगैरह, ऊपर ऊपर जब जाती है यहाँ पर स्टेम सेल होती है, इसके पीछे फिर न्यू सेल होते हैं, ऊपर ओल्ड होते हैं, यहाँ सबसे ओल्डेस्ट सेल होते हैं और ये लॉस हो जाती है। सही है, या ये लॉस हो गई या यहाँ पर कोई इंजरी आ गई, यहाँ से सेल्स लॉस हो गई तो ये सिग्नल देते हैं इन स्टेम सेल्स को। सही है, जो स्ट्रेटम बेसल में होते हैं, ये सेल्स जनरेट हो जाती है, इन डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और आखिर में ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो आखिरी लेयर होते हैं उसमें आ जाते हैं, ये सेल्स बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेम सेल से मैच्योर्ड हो गई। सही है, अब इसके बाद आ जाते हैं पेरेन्काइमल ऑर्गन रीजनरेशन। पेरेन्काइमल ऑर्गन में क्या होती है, एक लिमिट कैपेसिटीज होती है रीजनरेशन की। सही है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन लिवर एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रीजनरेट करता है। इनकी मिसाल में लंग आते हैं पेरेन्काइमल ऑर्गन में। सही है, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड हो गए या किडनी होंगे। अब ये कहते हैं कि अगर किडनी से हम किसी जगह को सर्जिकली रिमूव करें, सही है, लेट से ये जगह रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर जो और रेजिडुअल सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये इंटरेक्ट करती है इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के साथ, या वहां पर प्रोटीन्स कोलिजन वगैरह होती है और इस तरह ये क्या कर देते हैं, जो प्रोक्सिमल डक्ट्स वगैरह उनकी सेल्स के हाइपरप्लेजिया कर देते हैं, मतलब डिवीजन कर देते हैं, और हाइपरट्रॉफी भी करते हैं, मतलब साइज इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन करे। आखिर में ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर इंजरी इसी तरह हो, जो रेजिडुअल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे। सही है, ये इनके दरमियान डिफरेंट इंटरसेलुलर नेटवर्क होते हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे फिर ये रीजनरेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने सर्जिकल ये जगह काट लिया तो फिर ये बाकी सेल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, या लिवर से हम इस तरह कोई सर्जिकल रिमूवल करें एक पार्ट की। सही है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन में और इन्फ्लेमेशन में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं रेटिकुलिन फ्रेमवर्क को। रेटिकुलिन फ्रेमवर्क ये सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो इनके दरमियान जो कनेक्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर रेजिडुअल सेल्स जो होते हैं वो रिजेनरेशन के काबिल नहीं रहते और वहां पर क्या हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू आकर फिल कर देते हैं और स्कार बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, हीलिंग बाय स्कारिंग हो जाती है या रिपेयर बाय स्कारिंग।